हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में समझा था। तो जो सारे काम हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किए थे, करीब करीब उससे मिलते जुलते काम हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक करेंगे। फिर कैपेसिटेंस वाली बात तो अलग है, वो बाद में आएगा चैप्टर के एंड में, उसको बाद में देखेंगे। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वहां पर डिफाइन कर सकते हैं जहां पर मेरा कोई फोर्स कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशन में क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि सपोज करो ये मेरी अर्थ है और मेरे पास एक बॉल है जिसको मैं किसी पोजीशन ए से बी पर ले जाऊं, तो ए से बी पर जाने का जो नेट वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, किसी भी रास्ते से ले जाऊं वर्क डन हमेशा सेम होता है। जब इस तरह के फोर्सेस होते हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। और इस तरह के फोर्सेस के लिए जो ए से बी का वर्क डन है उसको मैं सिंपली ए और बी की पोजीशन के टर्म में लिख सकता हूं, पाथ के इंडिपेंडेंट लिख सकता हूं। और चूंकि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं कि हर पोजीशन पे कितनी एनर्जी है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं इसलिए पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं। तो ये सारा काम हम लोग ग्रेविटेशन में कर चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो जब मैं ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा था तो मैंने क्या किया था कि इस पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर ले जाने वाला वर्क निकाल लिया था और मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर लिख ली थी फ्रॉम ए टू बी। वही काम यहां पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में करूंगा। तो सपोज करो मेरे पास एक चार्ज हो कैपिटल क्यू, जिसको थोड़ी देर के लिए प्लस साइन का मान सकता हूं पर ये नेगेटिव भी हो सकता है। कोई पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए है और कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी है, ये दूरी आर बी है। और मैं किसी स्मॉल चार्ज क्यू को ए से बी तक लेकर के जाऊं तो इस प्रोसेस पे जो मेरा वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो चूंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं यहां पर एनसीईआरटी में इन्होंने डेल्टा यू से डिनोट किया है, इसको मैं माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर लिखूंगा। अब अगर मैं इस फोर्स एफ को लिखना चाहूं तो इनके बीच पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इस चीज की वैल्यू जाएगी माइनस इंटीग्रल के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, जहां पे के की वैल्यू 1/4πε0 है और लिमिट मेरी आर ए से आर बी तक लग जाएंगी। इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो माइनस के साथ के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू कॉमन आ जाएगा। 1/r² का इंटीग्रल -1/r होता है, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। आर ए से आर बी तक अगर मैं लिमिट डाल दूं तो इस चीज की वैल्यू हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/rb माइनस 1/ra। ये जो टर्म हुआ ये मेरा डेल्टा यू हो गया, यानी कि u ऑफ b माइनस u ऑफ a हो गया। तो इस तरीके से मैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूं। अब जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में कहते थे वैसे ही मैं पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को जीरो ले लूंगा। डेटम हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो ले लेते थे, वैसे ही अगर मैं a को इंफिनिटी डाल दूं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि इस एक्सप्रेशन में यूबी की वैल्यू हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर बी, क्योंकि ये यूए वाला टर्म भी जीरो हो गया और 1/ra वाला टर्म भी जीरो हो गया, बिकॉज जब आर ए इनफाइनाइट होगा तो 1/ra की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से मेरी यूबी की वैल्यू के क्यू बाई आर बी हो गया, या इन जनरल में लिख सकता हूं u एट स्मॉल r इज इक्वल टू के
कैपिटल Q स्मॉल q बाई स्मॉल r, जहां पर स्मॉल r इस पॉइंट, जहां पर स्मॉल r कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का सेपरेशन है। इस तरीके से मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। अब अगर मैं पोटेंशियल के कंसेप्ट पे आऊं, तो जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा था, तो वहां पे मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -gm स्मॉल m बाई r आई थी। और फिर मैंने कहा था इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा पोटेंशियल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -g कैपिटल M बाई r आ गई। अब अगर मैं वही काम यहां पर करूं, तो चूंकि वहां पर फोर्सेस मास के प्रोपोर्शनल थे, इसलिए मेरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास था। यहां पर चूंकि फोर्सेस चार्ज के प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। यानी अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q लूं, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू Q बाई R अपॉन Q हो जाएगी। स्मॉल Q कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू K कैपिटल Q बाई R हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज Q रखा है और इससे R दूरी पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो पोटेंशियल की वैल्यू K कैपिटल Q बाई R हो जाएगी। क्लियरली अगर मेरा Q पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी कि इन्फिनिटी से ज्यादा पोटेंशियल होगा, और अगर Q नेगेटिव चार्ज है तो मेरा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसका मतलब वो इन्फिनिटी से कम पोटेंशियल होगा। दूसरी बात क्या है कि जो पोटेंशियल है वो खाली सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर मैंने R इस डायरेक्शन में लिया है, अगर इतनी ही लेंथ का दूसरा वेक्टर किसी दूसरे डायरेक्शन में लूं, तो यहां का पोटेंशियल भी K कैपिटल Q बाई R ही होगा। तो जो पोटेंशियल है वो खाली डिफरेंस इन पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस चार्ज Q और इस पॉइंट P की पोजीशन में क्या सेपरेशन है, खाली उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये पोटेंशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के इन्होंने ये एग्जाम्पल दे दिया एक। तो इसका पहला पार्ट कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो मेरे पास 4 × 10⁻⁷ कूलम का एक चार्ज है, और इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। तो पोटेंशियल एट P की वैल्यू KQ बाई R हो जाएगी। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इंटू 4 × 10⁻⁷ अपॉन 9 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 9 × 10⁻²। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 × 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। मैं पीछे आपको बताना भूल गया, ये जो पोटेंशियल है ये डायमेंशनली एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वो वर्क पर यूनिट चार्ज जो होता है, इसको मैं जूल पर कूलम में मेजर करता हूं, और इस जूल पर कूलम को 1 वोल्ट भी कहते हैं। तो इसकी यूनिट वोल्ट हो जाएगी, विच इज 1 जूल पर कूलम। दूसरा पार्ट कह रहे हैं, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन in bringing a charge of 2 × 10⁻⁷ कूलम from infinity to point P। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q × ΔV। हम लोग पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ते आए हैं। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मेरी इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी है और फाइनल पोजीशन P है, तो यहां से ΔV की वैल्यू हो जाएगी VP - V इन्फिनिटी, और इससे मुझे Q को मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁹। ये तो मेरा चार्ज हो गया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो पोटेंशियल एट P हो गया 4 × 10⁴ माइनस इन्फिनिटी पे जो मेरा पोटेंशियल है वो
जीरो होता है, जो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो उसको क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल हो जाएगी। अगला कंसेप्ट आया पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल का। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, और स्पेशली जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज में मैं एक छोटा सा बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगा देता हूँ, जो कि बायो वालों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने भी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको और समझ लेने की जरूरत है, और कोई बात नहीं है। और वैसे भी कंसेप्ट जो है वो मैथमेटिकल है, तो इस कंसेप्ट से जो निकलने वाला एंड रिजल्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बाइनोमियल थ्योरम का एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए। तो यहां पर ये क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल निकालना चाह रहे हैं। तो एक फिगर दे दिया, बेसिकली मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, जैसा हम हमेशा डाइपोल में लेते हैं। इस डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर और डाइपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता हुआ, ये एंगल थीटा है, कोई पॉइंट P है, मुझे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो ऑब्वियसली चूंकि ये एंगल थीटा है, इसलिए इस पॉइंट P का प्लस क्यू से और माइनस क्यू से डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। तो ये प्लस क्यू से इसकी दूरी है, इसको मैंने लिख लिया r1, और माइनस क्यू से जो दूरी है इसको लिख लिया r2। तो मेरा जो पोटेंशियल एट P होगा वो तो बहुत सिंपल से k क्यू बाई r1 प्लस k माइनस क्यू बाई r2 हो जाएगा। तो q पॉजिटिव चार्ज की वजह से k क्यू बाई r1, और माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज की वजह से k माइनस क्यू बाई r2 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल k क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है। अब जो सारी समस्या है, सारी प्रॉब्लम इस बात में आ रही है कि मैं इस r1 और r2 को r और थीटा के टर्म में कैसे लिखूं, और थीटा के टर्म में कैसे लिखूं की बात लिखेंगे। तो मैं r1 के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं, और सिमिलरली r2 के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल में ये वाला साइड a देखूं, ये वाला साइड r देखूं, ये एंगल थीटा देखूं, और ये वाला साइड r1 देखूं, तो मैं r1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा लिख सकता हूं। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आ गया। अब अगर ये मैग्नीट्यूड है r1 का, और मैं पूरे एक्सप्रेशन में से r स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो r1 की वैल्यू हो जाएगी r अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r प्लस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यहां पर पहले काम तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा a होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन r, तो a स्क्वायर बाई r स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको मैं 0 ले लूंगा। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, मुझे r1 नहीं चाहिए, मुझे 1/r1 चाहिए। तो 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी 1/r इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r की पावर माइनस हाफ। ये रूट है तो पावर हाफ होता, और चूंकि मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया इसलिए पावर माइनस हाफ आ गई। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक थ्योरम लगाऊंगा जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैथ्स वालों ने पढ़ रखा है, और बायो वालों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है। इस चीज को एज सच एज अ रिजल्ट समझ लो, इसकी डिटेल मत जाओ, और उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लोग क्या कहते हैं कि कहीं भी मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n हो, जहां पर मॉड x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx हो जाती है। ये जो रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट है, तो मैं इसको एज सच यहां पे अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी 1/r इंटू 1
यहां पर नेगेटिव साइन है और मेरे एन में भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के आपस में प्लस हो गए, प्लस हाफ इंटू 2a कॉस थीटा बाई आर। ये हाफ से 2 कट गया, तो 1/r1 की वैल्यू 1/r 1 प्लस a कॉस थीटा बाई आर आ गई। अब जैसे मैंने ये ए आर और R1 वाला ट्राइंगल लिया था, ऐसे ही अगर मैंने ए आर और R2 वाला ट्राइंगल लिया होता, बहुत साफ मैंने नहीं बनाया, तो जो मेरे R2 की वैल्यू होती वो r² प्लस a² प्लस 2ra कॉस थीटा हो गई होती। तो चूंकि यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता। तो सिमिलरली 1/r2 की वैल्यू आ जाएगी 1/r 1 माइनस a कॉस थीटा बाई आर, जो कि क्लियरली मुझको यहां पे दिखाई दे रहा है कि मेरा जो R1 है वो R से छोटा है, इसलिए 1/r1 की वैल्यू 1/r से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए 1/r1 प्लस समथिंग हो गया। और R2 R से बड़ा है, इसलिए 1/r2 की वैल्यू 1/r से छोटी होनी चाहिए, इसलिए यहां पर 1/r माइनस समथिंग हो गई। अब अगर मेरे पास 1/r1 आ गया, मेरे पास 1/r2 आ गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2 करूंगा, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से मेरे पास 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू में ये 1 और -1 कट जाएगा, और मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a cos थीटा बाई r²। ये वाला r और ये वाला r मिलकर के r² दे देंगे। इसका मतलब जो पोटेंशियल एट P हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी k q इंटू 2a cos थीटा, ये थीटा है, बाई r², q इंटू 2a, ये एक्सप्रेशन मेरा डाइपोल मोमेंट P हो गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू kp cos थीटा बाई r², जहां पे cos थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो इस तरीके से मैं पॉइंट P पे जो भी पोटेंशियल है वो लिख सकता हूं। क्लियरली अगर cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि मैं एक्सिस पे देखूंगा, तो ये R1 और R2 बराबर होंगे, वहां पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा मतलब मेरा अगर थीटा एक्यूट है, तो वहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो मेरा पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास है। अब यहां पर इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए। तो पहली बात तो कह रहे हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड नॉट जस्ट ऑन r बट ऑल्सो ऑन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। इसका मतलब जैसे पॉइंट चार्ज में खाली r पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे r के साथ साथ एक cos थीटा का फैक्टर और लग गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट अ लार्ज डिस्टेंस एज 1/r²। ये लार्ज डिस्टेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं पीछे डेरिवेशन कर रहा था तो मैं a को वेरी वेरी लेस देन r ले लिया था, तभी मैंने a²/r² को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला दैट इज ट्रू ओनली फॉर लार्ज डिस्टेंस, और लार्ज डिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल है वो 1/r² से वेरी करता है, ना कि 1/r से। चार्ज की वजह से 1/r से वेरी कर रहा था, डाइपोल की वजह से 1/r² से वेरी करने लगेगा। इसका मतलब ज्यादा तेजी से गिरेगा। अगला कंसेप्ट आया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये एक चार्ज की बजाय एक से ज्यादा चार्जेस आ गए हैं। तो इस तरह का कंसेप्ट मैंने डाइपोल में पीछे लगा ही लिया, बिकॉज जब मैंने 2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिया। बट इन जनरल अगर मान लो मेरे पास एक Q1 Q2 Q3 Q4 अलग अलग चार्जेस हैं जिनकी P से दूरी साफ साफ नहीं आ रहा है, ये R1P, ये R2P, R3P इस तरीके से है, तो V at P will be equal to K Q1 upon R1P plus Q2 upon R2P up to Q5 upon R5P हो जाएगी। यहां पर फिर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर Q पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव ले लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना है।
जो R1P, R2P, R5P हैं उनका खाली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, यानी कि चार्ज कितनी दूरी पे रखा है मैटर करता है, उनका डायरेक्शन मैटर नहीं करता। वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से नहीं ऐड हो रहा है, ये कोई वेक्टर नहीं है, स्केलर की तरह से ऐड हो रहा है, तो खाली दूरी मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। इसी चीज पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस 3 into 10⁻⁻8 कूलम एंड 2 into 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मान लो मैं इस चार्ज को Q1 लिख दूं, इस चार्ज को Q2 लिख दूं, तो मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी 0.15 मीटर है। At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? तो सपोज करो Q1 से x दूरी पर कोई ये पॉइंट P हो such that Vp is equal to 0। तो मुझे इस x की वैल्यू बतानी है। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, इसका मतलब मैं वही KQ/R वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1/x प्लस K Q2/0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक K कैंसिल हो गए, Q1 की वैल्यू हो गई 3 into 10⁻⁻8 बाई एक्स, और Q2 जो कि नेगेटिव से यहाँ पे माइनस साइन लगा करके 2 into 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 कैंसिल हो गए। ये मेरी x में एक इक्वेशन हो गई, जिसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 into 0.15 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर राइट में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 0.45 माइनस 5x इक्वल टू 0 हो गया। ये x की वैल्यू 0.09 मीटर आ गई, यानी कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो मेरा पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। इसको मैं अदरवाइज डायरेक्टली भी देख सकता था कि चूंकि ये चार्ज Q1 और Q2 3:2 के रेशो में है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल मतलब 3:2 के रेशो में पर एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल का सम 0 होना है, इसका मतलब इनके पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होना है। और पोटेंशियल चूंकि KQ/R है, तो इसका मतलब अगर चार्जेस का रेशो 3:2 है तो डिस्टेंसेस का रेशो भी 3:2 ही होगा, तभी दोनों के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी वो आपस में कैंसिल हो करके 0 देंगे। तो मैं डायरेक्टली 15 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करता तो वो 9:6 के रेशो में आ जाता। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर 9 बता सकता था। ये फास्ट कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहे हैं, गिवन फिगर शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA। तो पॉजिटिव चार्ज में जो पॉइंट पास है, P यहां पर पास है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो पॉइंट दूर है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R। तो अगर Q पॉजिटिव है, तो अगर R छोटा है तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब Vp की वैल्यू VQ से ज्यादा होगी, इसलिए Vp माइनस VQ पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का जो पॉइंट ज्यादा दूरी पर है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए Vb माइनस VA भी पॉजिटिव होगा। VA माइनस VB नेगेटिव होता, VB माइनस VA पॉजिटिव हो गया। इस चीज को देखने का एक दूसरा तरीका है, चूंकि मेरा डेल्टा U माइनस इंटीग्रल F.dr था, इसलिए अगर मैं दोनों साइड Q से डिवाइड कर दूं तो जो मेरा डेल्टा V है वो माइनस इंटीग्रल E.dr हो गया। E जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब अगर मैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हूं तो E.dr पॉजिटिव होगा। डेल्टा V इक्वल टू माइनस E.dr होता है, उसके बाद से बोलेंगे। तो अगर मैं Vp माइनस VQ देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं Q से P पे जा रहा हूं, और चूंकि मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा हूं इसलिए E.dr नेगेटिव होगा और माइनस E.dr पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं Vb माइनस VA देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं A से B पे जा रहा हूं,
यानी कि फिर से अगेंस्ट द फील्ड जा रहा हूं तो ई डॉट डी आर नेगेटिव होगा या माइनस ई डॉट डी आर पॉजिटिव होगा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, और फिर A एंड B बता रहे हैं, तो मैं Q एंड P बता रहा हूं, उस A एंड B वाला आप खुद कर लेना। तो मुझे अगर Q और P के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बताना है तो डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी K QQ 1/RQ माइनस 1/RP। तो पहली बात तो चूंकि मेरा चार्ज नेगेटिव है इसलिए मेरा ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया। उसके बाद चूंकि Q ज़्यादा दूर है इसलिए 1/RQ स्मॉल होगा, 1/RP लार्ज होगा, तो ये सेकेंड टर्म भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही आप A और B वाला खुद से करना। थर्ड पार्ट कह रहे हैं गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज Q से P पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिपेल कर रही होगी। हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स मूव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रहा हूं इसलिए यहां पर जो मेरा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। पार्ट डी में कह रहे हैं गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अब अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को B से A ले जा रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है वो अगेंस्ट द फील्ड होता है। इसका मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम द, वो अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट लगेगा। लेकिन पार्ट डी में ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं पूछ रहे हैं, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी पूछ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है तो मुझे इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इस पार्ट का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट पार्ट ई में कह रहे हैं डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A। अब फिर जब मेरा स्मॉल नेगेटिव चार्ज B से A की तरफ जा रहा था तो उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस मोशन को अपोज कर रहा था, इसके अगेंस्ट लग रहा था। तो अगर उस चार्ज के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी B से A जाने में डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हम जो चार्जेस हैं उनकी वजह से लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन देख करके मोशन होने पे कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कब पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये सारी बातें कर सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।